स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल में। आज हम लोग के पास बड़ा सा बोर्ड हो गया है तो आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी होगी और हमको पढ़ाने में भी थोड़ी सा आसानी महसूस होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम को। हम लोग संवैधानिक सुधार को पढ़ रहे हैं, उसमें मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार 1919 तक हम लोग उन्होंने पढ़ लिया है। उसके की आगे की कहानी हम लोग जानेंगे। इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को जानेंगे जो परीक्षा से महत्वपूर्ण हैं। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है कि 1919 में जो अधिनियम आया है भारत शासन अधिनियम, उसमें उसके बाद उसी में एक प्रावधान था कि एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी जो आगे की जांच करेगी कि किस प्रकार से उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए। मैं पहले ही बताया था कि 1917 में ब्रिटेन ने घोषणा कर दिया था कि हमारा यही लक्ष्य है कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। किस रूप में? तो क्रमिक रूप में। तो क्रमिक रूप में स्थापना करना था तो एक आ गया है, तो उसके आगे भी एक्ट लाना चाहती थी वो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसने 1927 में साइमन कमीशन को यहाँ पे भेजा कि उसकी जांच किया जाए। साइमन कमीशन आने का एक और कारण था कि उस समय महात्मा गांधी भी अब आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। काफ़ी तेज़ी से जन आंदोलन चलने लगा था। और दूसरी चीज़ थी कि अब स्वतंत्रता स्वराज्य की जगह पे पूर्ण स्वराज्य की मांग उठ चुकी थी। स्वराज्य और पूर्ण स्वराज्य में मैं अंतर आप लोग को हल्का से बता देता हूँ कि स्वराज्य क्या होता है। स्वराज्य ये होता है कि हम ब्रिटेन के अधीन रह के ही अपने देश में अपने लिए कानून बनाएंगे, हर कार्य करेंगे, लेकिन प्रधान हमारा ब्रिटेन रहेगा। और पूर्ण स्वतंत्रता में क्या होता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, मतलब हम अपने लिए पूरी की पूरी तरह से संप्रभु हैं। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग उठने लगी थी उस समय। तो उसको ध्यान में रखते हुए साइमन कमीशन आया यहाँ पे 1927 में। साइमन कमीशन इसका काफ़ी विरोध किया गया क्योंकि इसके जो जितने भी सदस्य थे वो सब के सब ब्रिटिश थे। तो इसका काफ़ी विरोध किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी रिपोर्ट 1930 में दी वहाँ पे। और इसने कुछ प्रावधानों को सिफारिश किया और प्रवर समिति के सामने लाई गई। और इसी की सिफारिश को के आधार पे पूरे ये भारत शासन अधिनियम 1935 को लागू कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 एक ऐसा अधिनियम है कि जिसकी लगभग दृश्य भारत के संविधान में आपको मिल जाएगी। लगभग सारी की सारी मैक्सिमम प्रावधान इसमें भारतीय संविधान से मिलता जुलता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एक्ट था। इसमें 321 धारा और 10 अनुसूचियाँ थीं। धारा भी बोल सकते हैं, अनुच्छेद भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन मुख्य रूप से धारा ही आप लोग समझिए क्योंकि ये एक्ट था। एक तो भारत के लिए सर्वोच्च विधि था, लेकिन ब्रिटेन के लिए सर्वोच्च विधि नहीं था। और अनुच्छेद का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब देश की सर्वोच्च विधि होती है उसको प्रावधानों को अनुच्छेद बोला जाता है, और जो सेकेंडरी विधि होती है उसको धारा के अंतर्गत रखा जाता है। बाकी आप लोग की समझने के ऊपर है, जो भी समझे आप समझ सकते हैं। तो इसके प्रावधानों को हम लोग क्रमशः बिंदुवार देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला है कि संघ की स्थापना। देखिए अब कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? संघीय ढांचा की तरफ आता है इनका कॉन्सेप्ट। अब ये बढ़ते हैं संघ के तरफ में। ये क्या करते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारों को अलग अलग शक्तियाँ प्रदान करते हैं। इसमें देखिए दूसरा प्रावधान इसका है कि विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है। जो संघ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धारा होती है कि शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का पृथक्करण इस एक्ट के माध्यम से ही कर दिया जाता है, जिसमें केंद्र में आपका 59 विषय रखा गया, राज्य में 54 रखा गया। फिर समवर्ती सूची में जो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे वैसे मामलों को 36 मामले रखा गया। और बाकी जो बचे खुचे मामले थे, अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी, वो वायसराय में निहित कर दी गई। तो इस प्रकार से एक संघीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव किया गया और बोला गया कि जो प्रांत हैं उनके जो देशी रियासत के शासक हैं वो भारत में उनके साथ जुड़ सकते हैं, जो देश की संघीय ढांचा है। लेकिन काफ़ी रजवाड़ों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको एक विलेख पे साइन चाहिए रहता था। तो इस वजह से उन्होंने इसमें आने से इनकार कर दिया, जिससे कि ये व्यवस्था निष्फल हो गई। खैर एक तरह से
आप कह सकते हैं कि इसका प्रादुर्भाव तो हो चुका है इस अधिनियम के द्वारा, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आगे आज़ादी के बाद इसको लागू भी किया गया कि एक संघीय ढांचा बनाई गई। आज भी विषय है हमारे, तो इसको आगे हम लोग पढ़ाई जाएगा। भारतीय संविधान को जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसको आगे पढ़ाई जाएगा। फिर अगला प्रावधान क्या किया गया कि केंद्र में जो था वो द्वैध शासन का शुभारंभ किया गया। द्वैध शासन मैं बताया था पिछले क्लास में भी कि द्वैध शासन में केंद्र में एक वायसराय की जो परिषद होती थी उसकी एक ब्रिटेन के द्वारा आती थी और एक जो मंत्रिमंडल की परिषद थी वो आती थी। ऐसी परिषद जो विधायिका के प्रति जिम्मेदार थी वो जो सलाह देती थी उसको हस्तांतरित विषय में रखा गया था। जैसे यहाँ समझिए, केंद्र की विधायिका हो गई तो विधायिका से निकल के मंत्रिपरिषद जो आते थे, मंत्रियों का जो परिषद था ये भी सलाह देता था किसको, वायसराय को, और वायसराय की खुद की परिषद थी। इसमें भी अब भारतीय सदस्य शामिल हो रहे थे। पिछले अधिनियम में मैं बताया था कि उसके द्वारा भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल हो गए थे। वो उनकी संख्या कितनी थी, 3 थी। तो मंत्रिपरिषद जो वायसराय को सलाह देती थी वो उसको हस्तांतरित विषय में रखा गया, और जो वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसको आरक्षित विषय में, आरक्षित विषय में किसको शामिल किया गया, जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं उसको शामिल किया गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जितने भी सलाह हैं वायसराय जो है उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। इसमें वो उसको अपने मनमाने विवेक का भी उपयोग कर सकता था। तो इतनी चीज़ें इसमें शामिल की गई। यह व्यवस्था भी निष्फल हो गई, पूर्ण रूप से इसको लागू नहीं किया जा सका। फिर आगे आता है केंद्रीय विधानमंडल। इसी एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना तो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही हो गया था। 2 सदन बन गया था, एक केंद्रीय विधानमंडल और एक राज्य परिषद, केंद्र में ही दोनों थे। लेकिन इसकी संख्या को अब बढ़ा दी गई। अब क्या किया गया कि लोकसभा, जो केंद्रीय विधानमंडल आज के डेट में जो लोकसभा है ऐसे समझिएगा, उस समय उसको विधानमंडल बोला जाता था। तो जो विधानमंडल था उसकी संख्या कितनी थी, 375, और राज्य परिषद जो थी उसकी संख्या कितनी थी, 260। तो इनकी संख्या बढ़ा के इतनी कर दी गई। अब ये कानून बनाते थे और ये चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा आते थे। जो अभी भी यहाँ पे सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी वो अभी भी लागू थी। एक 1932 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की थी। किसकी, सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड क्या था, जो उनका नाम क्या था, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो रेमेजे मैकडोनाल्ड, रेमेजे मैकडोनाल्ड। थोड़ा नाम इन लोग का इधर उधर का रहता है तो थोड़ा याद करने में काफ़ी समस्या रहती है, तो इसको देख लेने में भी भलाई रहता है अच्छे से। तो रेमेजे मैकडोनाल्ड थे उस समय। उन्होंने क्या किया कि एक सांप्रदायिक अवार्ड लाया। उसमें क्या था सिस्टम कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले ही कि धर्म के आधार पे वोटिंग होती थी, यानी कि हिंदू को वोटिंग करेंगे, मुस्लिम को अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, ईसाई को। उसने क्या किया कि यूरोपियों के लिए भी, जो अन्य भी देश के नागरिक थे वहाँ पे, शासन तो इंग्लैंड का ही चलता था लेकिन अन्य भी यूरोपीय जैसे फ्रांस हो गए, तो ये सब देश वहाँ पे थे, तो उनके भी प्रतिनिधि आए, तो उनके लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। फिर आगे चल के इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो दलित हैं, हिंदू में भी अब दलित के लिए भी अलग से प्रावधान कर दिया गया, जिसमें उस समय महात्मा गांधी बरवदा के जेल में थे, उन्होंने अनशन वगैरह किया। फिर इसी के तहत दलितों के नेता और उनमें समझौता हुआ और उसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना गया।
तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं इसमें कि ये चीज़ें हुआ। फिर दोनों में समझौता हुआ कि हम लोग हिंदू वाले आधार पे ही वोटिंग करेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर आरक्षित रखा जाएगा दलितों के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट ये चला वहाँ पे। तो ये प्रणाली को इसमें विस्तार किया गया केंद्रीय विधानमंडल वाले में, क्योंकि इनका सिफारिश भी यही था कि इसको बनाए रखा जाए, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उनको बनाए रखा जाए। साइमन कमीशन का ये सिफारिश भी थी। फिर क्या किया गया आगे अगले प्रावधान में कि बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम, इतने में 11 राज्य प्रांत थे। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में द्विसदनीय सदन की व्यवस्था की गई, यानी कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद। तो इतनी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। आप बस इतना याद कर लीजिएगा कि 11 राज्यों में से 8 राज्य हैं, इतना महत्वपूर्ण रहेगा। फिर अगला प्रावधान इसका महत्वपूर्ण क्या था? देखिए, सब चीज़ें अभी से चल रही हैं जो इस समय है। जो केंद्रीय विधानमंडल होता था, मैं आप लोग को बहुत डीप में ले जा रहा हूँ कि अभी आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। जब इसमें क्या था कि कोई भी विधानमंडल है कानून बनाएगी, फिर वायसराय के यहाँ जाएगा, पास होगा, उसको अध्यादेश देने की शक्ति थी, वो पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकती थी, न भी मान सकती थी। तरह तरह के प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन जो आज से जब आप भारतीय संविधान को आप लोग पढ़ेंगे तो आज से उसको रिलेट कर पाएंगे, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो अभी केवल इतना ही जानना है कि इनकी सदस्यों की संख्या इस प्रकार से बढ़ाई गई और इस प्रकार से वोटिंग किया जाता था। उस समय वोटिंग के लिए भारत में 10% लोगों को वोटिंग में शामिल किया गया था। कितने परसेंट लोगों को? 10% लोगों को, और सीधे तौर पे वो वोटिंग किए थे। तो इतनी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण थी। तो उसी प्रकार से हम लोग को केवल उतना ही समझना। देखिए, इसमें 321 धाराएं हैं, तो पूरे को एक तरह से संविधान में हम लोग को 395 अनुच्छेद हैं, तो एक तरह से आधा संविधान लगभग तो इसी में समाहित हो जाता है। यदि ऐसे पढ़ा जाए तो इसी एक्ट को पढ़ने में ही काफ़ी समय बीत जाएगा। तो एक तरह से एक कॉन्सेप्ट मन में बना लेते हैं, क्योंकि लगभग चीज़ें ये समाप्ति हो गई और 10-15 साल बाद भारतीय संविधान ही लागू हो गया। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। तो 1937 में फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। भाई, संघ की धारणा आई, ये कॉन्सेप्ट समझिए। जब संघवाद की धारणा आई, केंद्रीय राज्य के विषय को पृथक कर दिया गया कि इस पे केंद्र सरकार बनाएगी कानून, उस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। और एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, जो केंद्र और राज्य का पृथक्करण था उसमें रिपोर्टिंग जो होता था, तो प्रांतों के भी गवर्नर जो होते थे वो रिपोर्टिंग सीधे ब्रिटिश की गवर्नमेंट को करते थे, न कि केंद्र सरकार को भारत में। और भारत की जो केंद्रीय सरकार थी वो भी रिपोर्टिंग वहीं पे करती थी। तो ये चीज़ें अलग थी उसमें। तो 1937 में फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। किस लिए की गई? कि जो शक्तियों का बंटवारा है उनमें जो केंद्र को शक्तियाँ दी गई, जो राज्य को शक्तियाँ दी गई, वो एक दूसरे का हनन न कर सकें, लांग न सकें एक दूसरे की शक्तियों को। तो इसलिए इसकी स्थापना की गई। भारतीय संविधान में भी हम लोग पढ़ेंगे तो फेडरल सिस्टम की, जो फेडरल न्यायालय की स्थापना, यानी जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, उसका भी कॉन्सेप्ट यही है। जो प्रारंभिक अधिकारिता है वो इसीलिए बनाया गया है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होगा उसको वो सुनेगी और उसको हल निकालेगी कि भाई वो किस विषय से संबंधित है और किसको इस पर कानून बनाना चाहिए। तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी कि जो इनका बंटवारा है उसको सही ढंग से चलाया जा सके। और लोक सेवा आयोग की स्थापना तो हो ही चुकी थी केंद्र स्तर पे। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि राज्य लोक सेवा, क्योंकि प्रांत को अलग कर दिया गया था, तो प्रांतों में भी अब लोक सेवा आयोग की स्थापना की प्रावधान किया गया था। और भी प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलके संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान था। राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग,
एक राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा तो उसमें केवल एक ही राज्य की वैकेंसी आती है, वो सारी रिक्रूटमेंट करेगी एक राज्य के लिए। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य जब मिल के कहेंगे कि नहीं हमारे लिए एक ही लोक सेवा रहे, या कभी कभी होता है जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, तो उस कुछ समय के लिए संयुक्त रूप से उस लोक सेवा आयोग के द्वारा उनकी भर्तियां निकाली जा सकती हैं। फिर नया स्थापित हो जाएगा तो उनको अलग से कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की सिस्टम चलती रहती हैं। तो इतनी चीज़ें लगभग शामिल की गई थी। फिर अब अगला है, आखिरी जो बचा हुआ है वो 1947 का अधिनियम आया, उसी के तहत भारत को आज़ादी दी जाएगी, संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाएगा। इसको हम लोग अगले अधिनियम में पढ़ा जाएगा। तो इतनी चीज़ें इसमें शामिल नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है, काफ़ी सीधे तौर पे परीक्षा में प्रश्न पूछा करता है। एक और इसमें मैं भूल रहा हूँ, इसी अधिनियम के तहत जो साख और मुद्रा होती है उसको नियंत्रित करने के देश में सबसे बड़ा रोल होता है मुद्रा का, कि किस प्रकार से साख का नियंत्रण किया जाएगा, मुद्रा के चलन को अपने कमांड में रखा जाएगा। तो उसके लिए आरबीआई की स्थापना की गई, कितना नोट निर्गमित किया जाए, कितना नोट अपने पास रखा जाए, कितना की तरलता अनुपात बना रहे। तो इसलिए रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई। किसके लिए? तो साख एवं मुद्रा के नियंत्रण के लिए। तो इतनी चीज़ें इसमें शामिल की गई मुख्य रूप से, बाकी और भी चीज़ें हैं लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएंगी। तो आप लोग इतना ही समझिए, परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करिए। बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिए हम लोग, तो उसका भी मान मर्यादा आप लोग रखिए। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग 1947 को पढ़ा जाएगा। बीच में जो अन्य कमीशन आएंगी जैसे क्रिप्स मिशन आ गया, माउंट मेजर योजना, तो इन सब चीज़ों को पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।